गुड मॉर्निंग बच्चों। मुझे उम्मीद है कि तुम लोगों ने पार्ट ज़रूर पढ़ा होगा। बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है और कुछ बच्चे तो मुझे मालूम है, जैसे फैज़ान है, बहुत इंटरेस्ट है पॉलिटिक्स में ना। अभिषेक है, प्रणव है, प्रीतिश है। कुछ बच्चे मुझे याद हैं नाइन्थ के, जो बच्चे इंटरेस्ट लेते हैं पॉलिटिक्स में। तो ये सिविक्स का जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं बड़ा इंटरेस्टिंग है। सभी बच्चे इसको पढ़े ध्यान से तो समझ में ज़रूर आएगा। आज हम पढ़ेंगे राजनीतिक दलों के लिए चुनौतियाँ, क्या क्या चैलेंजेस उनके सामने आते हैं राजनीतिक दलों के सामने। दल ही लोकतंत्र का सबसे ज्यादा प्रकट रूप है, इसलिए स्वाभाविक है कि लोकतंत्र के कामकाज की गड़बड़ियों के लिए लोग राजनीतिक दलों को ही जिम्मेवार मानते हैं, दोषी मानते हैं। पूरी दुनिया में लोग इस बात से नाराज रहते हैं कि राजनीतिक दल अपना काम ढंग से या ठीक ढंग से नहीं कर रहे हैं। हमारे लोकतंत्र के साथ भी यही है। आम जनता की नाराजगी और आलोचना राजनीतिक दलों के कामकाज के चार पहलुओं पर ही केंद्रित रही है। लोकतंत्र का प्रभावी उपकरण बने रहने के लिए राजनीतिक दलों को इन चुनौतियों का सामना करना चाहिए और इन पर जीत भी हासिल करनी चाहिए। जो चैलेंजेस आ रहे हैं उनका सामना करना चाहिए और उन चैलेंजेस पर जीत भी हासिल करनी चाहिए राजनीतिक दलों को। पहली चुनौती क्या है? पहला चैलेंज, पहली चुनौती पार्टी के भीतर आंतरिक लोकतंत्र का ना होना, यानी पार्टी के अंदर ही अंदर, जैसे आम आदमी पार्टी उसके अंदर, बीजेपी उसके अंदर, कांग्रेस है उसके अंदर की बात हो रही है, बाहर की बात नहीं। पार्टी के अंदर जो सदस्य हैं उनकी बात हो रही है कि वहां पर लोकतंत्र की कमी पाई जाती। कैसे? सारी दुनिया में यह प्रवृत्ति बन गई कि सारी ताकत एक या कुछ एक नेताओं के हाथ में रह जाती है। पार्टियों के पास न सदस्यों की खुली सूची होती है, न नियमित रूप से सांगठनिक बैठकें होती हैं, इनके आंतरिक चुनाव भी नहीं होते, यानी पार्टी के अंदर चुनाव नहीं होता कि वो किसको अपना नेता बनाना चाहते हैं। एक या दो चार और होते हैं जिनके हाथ में ये ताकत रहती है। सामान्य कार्यकर्ता अनजान ही रहता है कि पार्टी के अंदर क्या चल रहा है। परिणाम स्वरूप पार्टी के नाम पर सारे फैसले लेने का अधिकार उस पार्टी के नेताओं के ही पास होता। तो पहला चैलेंज यह है कि कुछ ही नेताओं के पास पार्टी की सारी ताकत होती है। दूसरी चुनौती भी पहली चुनौती से कुछ जुड़ी हुई है, वो है वंशवाद की चुनौती। कि यानी एक व्यक्ति आया पार्टी में, उसके जाने के बाद उसकी या तो मिसेज आ जाएगी या उसके बच्चे आ जाएंगे या भाई बहन आ जाएंगे, ये है वंशवाद। क्योंकि अधिकांश दल अपना कामकाज पारदर्शी तरीके से नहीं करते, इसलिए सामान्य कार्यकर्ता के नेता बनने और ऊपर आने की गुंजाइश काफी कम होती है। जो लोग नेता होते हैं वो अनुचित लाभ लेते हुए अपने नजदीकी लोगों को और यहाँ तक कि अपने ही परिवार के लोगों को आगे बढ़ाते हैं। अनेक दलों में शीर्ष पद पर, यानी जो हाईएस्ट पोस्ट है, ऊंचे पद पर हमेशा एक ही परिवार के लोग होते हैं। यह दल के अन्य सदस्यों के साथ अन्याय है। यह बात लोकतंत्र के लिए भी अच्छी नहीं, क्योंकि हो सकता है जो शीर्ष पद पर हाईएस्ट पोस्ट पर नेता बैठा हो उससे अच्छा कोई और हो, उससे ज्यादा कैपेबल कोई और हो, लेकिन क्योंकि परिवारवाद चलता है, वंशवाद चलता है, तो एक ही नेता के परिवार के लोग आते रहते हैं। ये दूसरी चुनौती। तीसरी चुनौती क्या है? खासकर ये चुनाव में देखने को मिलती है, जब चुनाव का प्रचार होता है, वो है पैसा और अपराधी तत्वों की बढ़ती हुई घुसपैठ। चुनाव के समय बहुत होता है, खुलेआम पैसे का इस्तेमाल, खुलेआम आपराधिक घटनाएं होती हैं, डराया धमकाया जाता है, घूस दी जाती है, इस तरीके से। क्योंकि पार्टियों की सारी चिंता चुनाव जीतने की होती है, अतः इसके लिए कोई भी जायज या नाजायज तरीका अपनाने से वो परहेज नहीं करते हैं। वो ऐसे उम्मीदवार उतारते हैं जिनके पास काफी पैसा हो या जो पैसा जुटा सकें। किसी पार्टी को ज्यादा धन देने वाली कंपनियां और अमीर लोग उस पार्टी की नीतियों और फैसलों को भी प्रभावित करते हैं। अगर वो खुद उनके पास पैसा नहीं तो ऐसी कंपनीज को पकड़ लेते, ऐसे अमीर लोगों को पकड़ लेते जो उनके चुनाव के लिए खर्चा उठा सके, और फिर जब वो पैसा लगाते हैं तो अपने हिसाब से देश चलाते हैं, फिर जब जीत के आते हैं। चौथी चुनौती, इसमें क्या है? पार्टियों के बीच विकल्पहीनता की स्थिति। सार्थक विकल्प का मतलब होता है कि विभिन्न पार्टियों की नीतियों और कार्यक्रमों में महत्वपूर्ण अंतर हो। यानी जब प्रचार होता है ना बेटा, देखना, गोभी आलू और आलू गोभी जैसे कह सकते हैं ना, सब्जी एक ही है लेकिन नाम बदल दिया, पहले आलू आ गया, उस वाले में गोभी आ गई। इसी तरीके से जो पार्टीज होती हैं उनकी नीति और कार्यक्रम ज्यादातर एक से ही होते हैं, लेकिन कहने का उनका तरीका अलग अलग होता है। अपने देश में भी सभी बड़ी पार्टियों के बीच आर्थिक मसलों पर बड़ा कम अंतर दिखाई देता है। जो लोग इससे अलग नीतियां चाहते हैं उनके लिए कोई विकल्प उपलब्ध नहीं होता है।
कई बार लोगों के पास एकदम नया नेता चुनने का विकल्प भी नहीं होता, क्योंकि वहीं थोड़े से नेता हर दल में आते जाते रहते हैं। तो इस तरीके से होता है। तो अब यह है कि इतने चैलेंजेस हैं इनके सामने, इतनी गड़बड़ी भी है राजनीतिक दलों में, तो अब इन्हें सुधारा कैसे जाए? सुधारा उनको जाता है जो चाहते हैं सुधरना। अब जो सुधरना ही ना चाहते हो तो उन्हें कैसे सुधारेंगे हम? फिर भी कोशिश कर सकते हैं राजनीतिक दलों को सुधारने की। तो हम अपने देश में राजनीतिक दलों और इसके नेताओं को सुधारने के लिए हाल में जो प्रयास किए गए हैं या जो सुझाव दिए गए उन पर ही गौर करेंगे। हाल में जो सुझाव दिए गए हैं, सजेशंस हैं या कुछ कानून बनाए गए हैं, वो हम देखेंगे। पहला है, विधायकों और सांसदों को दल बदल करने से रोकने के लिए संविधान में संशोधन किया गया, यानी दल बदलना मुश्किल है। फिर भी आज हम देखते हैं काफ़ी दल बदले जा रहे हैं। अभी हाल ही में हमने देखा, मैंने हमेशा कहा ना कि करंट न्यूज़ पर ध्यान देना। हम सोशल साइंस के स्टूडेंट्स हैं, तो जो बच्चों ने न्यूज़ पर ध्यान दिया होगा उन्हें मालूम होगा कि काफ़ी लोगों ने दल बदले, लेकिन ये सुझाव है और संविधान में इसका संशोधन भी किया गया है कि जो नेता दल बदल कर रहे हैं उन पर रोक लगाई जाए। निर्वाचित प्रतिनिधियों के मंत्री पद या पैसे के लोभ में दल बदल करने में आई तेजी को देखते हुए ऐसा किया गया है। कई बार पैसे के लालच में लोग दलों को बदल देते हैं अपने दल को, यानी अभी एक पार्टी में थे, पैसे का लालच दूसरी पार्टी ने दिया तो उस पार्टी में चले गए। इस पर संविधान में भी संशोधन किया गया है। नए कानून के अनुसार अपना दल बदलने वाले सांसद या विधायक को, यानी एमएलए को, अपनी सीट भी गंवानी होगी। इस नए कानून से दल बदल में थोड़ी सी कमी जरूर आई है। चौथा, अगला जो है, अगली जो हम सुझाव दे रहे हैं या गौर करेंगे जिस पर कि कैसे उनको सुधारा जाए। उच्चतम न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने पैसे और अपराधियों का प्रभाव कम करने के लिए एक आदेश जारी किया है। इस आदेश के द्वारा चुनाव लड़ने वाले हर उम्मीदवार को, यानी जो भी सीट पर खड़ा हो रहा है, हर उम्मीदवार को अपनी संपत्ति का और अपने खिलाफ चल रहे कोई भी आपराधिक मामले का ब्यौरा देना पड़ेगा और वो एक शपथ पत्र के अनुसार होगा। इस नई व्यवस्था से लोगों को अपने उम्मीदवारों के बारे में बहुत सी पक्की सूचनाएं उपलब्ध होने लगी हैं, पर उम्मीदवार द्वारा दी गई सूचनाएं सही हैं या नहीं, यह जांच करने की कोई व्यवस्था नहीं है। कानून तो लागू हो गया, आदेश तो हो गया, लेकिन इसकी जांच कहाँ तक ये सही है नहीं है, इसकी जांच अभी तक नहीं हो पा रही है। अभी तक हम यह बात भरोसे से नहीं कह सकते कि इस व्यवस्था के बन जाने के बाद से राजनीति पर अमीरों और अपराधियों का प्रभाव घटा है या नहीं है। आदेश तो जारी हो गया, लेकिन ये नहीं कह सकते कि अमीरों का और अपराधियों का पार्टियों के ऊपर से प्रभाव घटा है या नहीं। अगला जो सुझाव है सुधार के लिए, राजनीतिक दलों के सुधार के लिए, चुनाव आयोग ने एक आदेश के जरिए सभी दलों के लिए सांगठनिक चुनाव कराना और आयकर का रिटर्न भरना जरूरी बना दिया, यानी इनकम टैक्स रिटर्न भरना जरूरी है जो भी इसमें चुनाव में खड़े होंगे। राजनीतिक दलों के आंतरिक कामकाज को व्यवस्थित करने के लिए कानून बनाया जाना चाहिए। ये सुझाव है कि भाई अपने आंतरिक कामकाज को भी व्यवस्थित करें। सभी दल अपने सदस्यों की सूची रखें, अपने संविधान का पालन करें, पार्टी में विवाद की स्थिति में एक स्वतंत्र प्राधिकारी को पंच बनाएं, यानी अगर पार्टी में कुछ गड़बड़ हो जाए तो एक मुखिया बना दे और वो फैसला ले कि भी पार्टी में क्या सही और क्या गलत है। एक पंच बनाओ और सबसे बड़े पदों के लिए खुला चुनाव कराएं, और यह व्यवस्था अनिवार्य की जानी चाहिए, यानी पार्टी के अंदर चुनाव होना चाहिए कि किसको पार्टी का नेता बनना है, ये चुनाव के जरिए होना चाहिए। ये सुझाव है। राजनीतिक दल महिलाओं को भी एक खास न्यूनतम अनुपात में जरूरी टिकट दे, इस प्रकार से महिलाएं भी मुख्य सीटों पर आ सकती हैं। चुनाव का खर्चा सरकार उठाए, सरकार दलों को चुनाव लड़ने के लिए धन दे। यह मदद पेट्रोल, कागज, फोन वगैरह के रूप में भी हो सकती है, या फिर पिछले चुनाव में मिले मतों के अनुपात में नगद पैसा भी दिया जा सकता है, यानी एक एवरेज निकालने की भी चुनाव में इतना खर्चा आता है तो सरकार सब दलों को चुनाव के लिए खर्चे के लिए पैसे दे दे, तो उन्हें अमीरों पर और अपराधियों पर डिपेंड ही नहीं करना पड़ेगा, तो सरकार ये खर्चा उठा ले। ये सुझाव है। राजनीतिक दलों ने अभी तक इन सुझावों को नहीं माना है। अगर इन्हें मान लिया गया तो संभव है कि इनमें कुछ सुधार हो जाए। सुधार माना, ये सुधार के सुझाव तो हैं लेकिन माना नहीं है। अगर माने तो शायद राजनीतिक दलों में कुछ सुधार हो जाए। दो और तरीके जिनसे राजनीतिक दलों को सुधारा जा सकता है। पहला तरीका है राजनीतिक दलों पर लोगों द्वारा दबाव बनाना, यानी चिट्ठियां, ईमेल, फोन, इसके जरिए से लोग
राजनीतिक दलों के नेताओं पे दबाव बनाए ताकि उनको लगे कि अगर हम जनता के हित में काम नहीं करेंगे तो अगली बार जनता हमें उतार देगी। तो पहला तरीका है कि लोग जो जनता है वो देश के नेताओं के ऊपर दबाव बनाए, चिट्ठियों के जरिए, ईमेल के जरिए से, मोबाइल फोन के जरिए से, मीडिया के जरिए से, आंदोलन के जरिए से, दबाव समूहों के जरिए से प्रेशर बनाए, तो थोड़ा सा प्रेशर बनेगा राजनीतिक दलों के ऊपर। दूसरा तरीका क्या है? सुधार की इच्छा रखने वालों का खुद राजनीतिक दलों में शामिल होना, यानी जो सुधार चाहते हैं वो खुद राजनीतिक दलों में शामिल हो जाए ताकि जब वो जिस पार्टी में जाएंगे तो उसको सुधार सके। लोकतंत्र की गुणवत्ता लोकतंत्र में लोगों की भागीदारी से तय होती है, यानी कितना लोकतंत्र सक्सेसफुल है वो कैसे तय होगा? जितना लोग ज्यादा उसमें इंटरेस्ट लेंगे। अगर आम नागरिक खुद राजनीति में हिस्सा ना ले और बाहर से ही बातें करते रहे तो सुधार मुश्किल है। मतलब बाहर से खड़े होकर कहना तो इजी है, लेकिन अंदर घुसकर उन्हें सुधारना होगा। तो ये करना पड़ेगा नागरिकों को कि उनके प्रेशर बनाए या राजनीति में आए ताकि दलों को सुधारा जा सके, बाहर से बात ना करें। खराब राजनीति का समाधान है ज़्यादा से ज़्यादा राजनीति और बेहतर राजनीति। हम इस बात की चर्चा फिर से आखिरी अध्याय में करेंगे कि कैसे हम राजनीतिक दलों को सुधार सकते हैं। इंटरेस्टिंग चैप्टर है, एक बार अपने आप भी पढ़ना, क्वेश्चन आंसर्स भेज दिए जाएंगे वो भी करना। पर सब बच्चे काम नहीं भेजते हैं, सब बच्चे काम नहीं भेजते हैं। क्लास वर्क होमवर्क के मैं मार्क्स बिल्कुल नहीं दूंगी, 0 दूंगी। जो बच्चे भेजना सिर्फ उन्हीं को दूंगी मैं, ठीक है? ध्यान रखना है, घर पर रहना है, सेफ रहना है।